हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीप क्लासेस। आज के वीडियो में हम आधे अधूरे नाटक के महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या के बारे में जानेंगे। ये वीडियो हमारे इस नाटक का पार्ट 4 है। इससे पहले के तीनों पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जाकर देख लें। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का पहला अंश है, तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा है। कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर और कितना कुछ एक साथ ओढ़कर जीना, वह उतना कुछ कभी तुम्हें किसी एक जगह ना मिल पाता। इसलिए जिस किसी के साथ भी जिंदगी शुरू करती, तुम हमेशा इतनी ही खाली, इतनी ही बेचैन बनी रहती। इस अंश के प्रसंग को देखें तो मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे से इन पंक्तियों को लिया गया है और इन पंक्तियों में लेखक जुनेजा की खीज और सावित्री को सुनाई गई फटकार का वर्णन करता है। जुनेजा सावित्री के पास उसे समझाने बुझाने, पति पत्नी में समझौता कराने आया था, लेकिन उसका मित्र महेंद्र मानसिक तनाव से बच सके। परंतु जब सावित्री ने महेंद्र को आधा अधूरा, पंगु और नकारा आदमी बताया और यह कहा कि उसे ऐसा बनाने के लिए जुनेजू जैसे मित्र ही उत्तरदायी है, तो जुनेजा संयम खो बैठा, बिफर उठा और उसने सावित्री के दोषों की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी। उसने उसके चरित्र पर अनेक दोष लगाए। वह महत्वाकांक्षी है। काम तृप्ति के लिए उसने अनेक पुरुषों से संबंध जोड़ रखे हैं। स्वेच्छाचारिणी होकर भटकती रहती है। जुनेजा सावित्री पर तीखा प्रहार करते हुए कहता है। अब हम इस अंश को देखते हैं। इसकी व्याख्या में वह कहता है, तुम महत्वाकांक्षी रही हो। तुम्हारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, आवश्यकताएं इतनी अधिक, इतनी वैविध्यपूर्ण और बहुमुखी रही है कि कोई एक व्यक्ति इन सब को संतुष्ट नहीं कर सकता। यही कारण है कि तुमने अनेक पुरुषों के साथ संबंध जोड़े, विभिन्न स्तरों के प्रभावशाली संपन्न पुरुषों के साथ संपर्क स्थापित किया, नैतिकता अनैतिकता का विचार त्याग कर अमर्यादित आचरण किया। तुम किसी एक पुरुष की होकर रही ही नहीं। एक पुरुष के साथ संपूर्ण जीवन बिताना तुम्हारे लिए संभव ही नहीं है। यदि तुम्हारा विवाह महेंद्र से ना होकर किसी भी अन्य पुरुष से होता, तब भी तुम असंतुष्ट ही रहती। तुम्हारे लिए जीवन का अर्थ है कि एक साथ बहुत कुछ पाना, एक साथ अनेक व्यक्तियों पर आधिपत्य जमाना, उन्हें अपना अनुगामी बनाना, उन्हें अपने इशारे पर नचाना। तुम केवल आदान चाहती हो, देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। सेवा, त्याग, ममता, आस्था, श्रद्धा जो नारी के गुण हैं, उनका तुम में नितांत अभाव है। परिणाम है असंतोष, खीज, चिड़चिड़ापन, कलह, टकराव, आडंबर, मिथ्याचरण तुम्हारे स्वभाव के अंग बन गए हैं। कभी ना संतुष्ट होने वाली भूख, कभी तृप्त ना होने वाली इच्छाओं का परिणाम यह हुआ है कि तुम्हारा स्वभाव चिड़चिड़ा बन गया। तुम सदा असंतुष्ट रही, छटपटाती रही, टूटती रही, कलह करती रही, दूसरों पर व्यंग्य बाण छोड़ती रही, दूसरों के दोष देखती रही
और कमजोरियां बताती रही। अतः भले ही महेंद्र के स्थान पर और कोई पुरुष तुम्हारा पति होता, अपनी इस चारित्रिक दुर्बलता के कारण तुम उसके साथ भी दुखी ही रहती। तुम्हारा जीवन अव्यवस्थित रहता और परिवार टूटता। इस अंश की विशेषता देखें। पहला, सावित्री का असली रूप सामने आ जाता है। उसके माध्यम से लेखक ने मध्य वर्ग की उन महत्वाकांक्षी स्त्रियों का स्वभाव एवं चरित्र उजागर किया है, जो स्वयं को आधुनिका कहती है और अपने दोषों को छिपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाती है। दूसरा, जुनैजा की प्रतिक्रिया अत्यंत स्वाभाविक तथा मनोवैज्ञान सम्मत है। अपने को लांछित, अपमानित किए जाने पर वह अत्यधिक कटु हो जाता है। इस वीडियो का आगे का अंश देखें। देखा है कि जिस मुट्ठी में तुम कितना कुछ एक साथ भर लेना चाहती थी, उसमें जो था वह भी धीरे धीरे बाहर फिसलता गया कि तुम्हारे मन में लगातार एक डर समाता गया, जिसके मारे कभी तुम घर का दामन थापती रही हो, कभी बाहर का, और कि वह डर एक दहशत में बदल गया जिस दिन तुम्हें एक बहुत बड़ा झटका खाना पड़ा अपनी आखिरी कोशिश में। इस अंश के प्रसंग को देखें। ये पंक्तियां मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे से ली गई हैं। जुनेजा और सावित्री के बीच महेंद्र को लेकर बातचीत हो रही है। महेंद्र की वर्तमान स्थिति के लिए जुनेजा सावित्री को तथा सावित्री जुनेजा जैसे मित्रों को दोषी बताती है। जुनेजा सावित्री के चारित्रिक दोषों और दुर्बलताओं, महत्वाकांक्षा, चंचल भ्रमर वृत्ति, दूसरों के दोष देखना और उनके लिए दूसरों का लानत मलामत देना आदि बताते हुए कहता है कि सावित्री ने ही अपने पति महेंद्र में हीनता का भाव भरकर उसे निकम्मा और पुरुषार्थ विहीन बना दिया है। सावित्री के प्रश्न करने पर कि क्या जुनेजा ने महेंद्र के अतिरिक्त उसके परिवार वालों को भी जानने की, उनकी भावनाओं और कठिनाइयों को जानने का कभी प्रयास किया है, इसकी व्याख्या में जुनेजा कहता है, हाँ, मैंने उसके परिवार के सदस्यों, विशेषतः तुमको, तुम्हारे आचरण को, तुम्हारी जीवन दृष्टि को भी निकट से देखा है, अध्ययन विश्लेषण किया है, और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि तुम्हारे स्वभाव तथा चरित्र में अनेक दोष हैं। तुम बड़ी महत्वाकांक्षिणी हो, अपनी हैसियत और स्थिति से अधिक पाना चाहती रही हो। तुमसे तथा तुम्हारे पति में जितनी क्षमता थी, उससे कहीं अधिक सुख सुविधा, मान प्रतिष्ठा पाने की कामना करती रही हो। परिणाम वही हुआ जो ऐसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति का होता है। जो पहले से प्राप्त था वह भी खो बैठी हो। तुम्हारी मुट्ठी खाली रही और इस अभाव ने तुम्हें चिड़चिड़ा तथा दूसरों पर आरोप लगाने वाला बना दिया। तुम अपना सुख चैन तो खो ही बैठी, परिवार की सुख शांति भी नष्ट करने लगी। घर में कलह, परिवार के सदस्यों में संघर्ष, टकराव और वैमनस्य पैदा हो गया। सब एक दूसरे से कटने लगे। यदि पति के साथ संतुष्ट रहती, थोड़े में गुजारा करती, सद्गृहिणी का कर्तव्य निर्वाह कर संतान को योग्य बनाती, तो यह स्थिति ना आती। पर तुमने वह सब तो किया नहीं, पर पुरुषों के चक्कर में पड़ गई, और तुम्हारे आचरण को देख संतान भी दुष्चरित बन गई। तुम्हारी स्थिति भंवर में पड़े प्राणी की सी हो गई है।
महेंद्र तुमसे प्यार करता था, अब भी करता है, तुमसे अलग नहीं रहना चाहता, पर तुम्हारे व्यवहार ने उसे सनकी बना दिया। पर पुरुषों ने तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी नहीं की। बार बार की असफलता, सपनों के टूटने से तुम्हें घोर निराशा हुई। दूसरी ओर घर में अशांति और कलह ने तुम्हारे चित्त को विक्षुब्ध कर दिया। बाहर की असफलता और घर की आंतरिक शांति के दो पाटों के बीच तुम पिसती रही। न माया मिली और न राम। धीरे धीरे मिथ्या आशंकाएं, अनजाना भय, निराधार दुस्वप्न तुम्हें घेरने लगे। तुम्हारा आत्मविश्वास कम हो गया। बार बार तुम बाहर के लोगों का आश्रय ढूंढने लगी, उनसे अपेक्षाएं करने लगी और बार बार निराश होकर अपने जीवन में विष घोलती रही। घर को संभालने और बाहर की प्रतिष्ठा पाने की एक साथ दोहरी नीति अपनाने के चक्कर में पड़कर ना घर संभाला और ना ही सामाजिक प्रतिष्ठा पाई। एक और पति की नज़रों में गिरी, समाज में बदनाम हुई और वहीं दूसरी ओर जीवन की आवश्यकताएं भी पूरी न हो पाई। इस प्रकार आतंक, भय, संत्रास ने तुम्हें अपनी कुंडलियों में घेरकर तुम्हारा जीवन नरकीय बना दिया। इस अंश की विशेषता देखें। पहला, सावित्री के माध्यम से मध्य वर्गीय महत्वाकांक्षी स्त्री की दुर्बलताओं का यथार्थ चित्रण है। दूसरा, झटका खाना पड़ा आखिरी कोशिश में। यहाँ जुनेजा संकेत करता है कि सावित्री द्वारा मनोज तथा जगमोहन पर डोरे डालने और अपने प्रयास में असफल होने पर घोर निराशा तथा क्षोभ अनुभव करने का। इससे आगे का अंश है। मैंने आपसे कहा है कि बस सब के सब एक से, बिल्कुल एक से है। आप लोग अलग अलग मुखौटे पर चेहरा सबका एक सा। इस अंश के प्रसंग को देखें तो यह गद्यांश आधे अधूरे नाटक से लिया गया है जो मोहन राकेश द्वारा रचित है। सावित्री और जुनेजा एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जुनेजा बड़ा काया है और मानव स्वभाव की पूरी जानकारी है। वह सावित्री के स्वभाव से पूरी तरह परिचित है, अतः अनुमान लगाता है कि सावित्री मनोज को ना पाकर अब जगमोहन के पीछे दौड़ रही है। अपने पूर्वानुमान की सच्चाई सिद्ध करने के लिए वह सावित्री से पूछता है कि तुम अभी जगमोहन से मिलकर आई हो, क्या रहा? इस पर सावित्री कहती है कि यह आवश्यक नहीं है कि वह उसके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे। चतुर, व्यवहार कुशल, स्त्री स्वभाव का पारखी जुनेजा सावित्री की निराश मुख मुद्रा को देखकर भाप जाता है कि वह निराश होकर लौटी है। जगमोहन ने उसको घास नहीं डाली। वह कहता है कि उसे पता है कि उन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई और उसका परिणाम क्या हुआ। सावित्री समझ जाती है कि जुनेजा को वास्तविकता का पता लग गया है, अतः वह खीज, आक्रोश और क्षोभ से भरकर पुरुष जाति के विषय में, उनके छल कपट व स्वार्थ के विषय में कहती है। इस अंश की व्याख्या देखें जिसमें वह कहती है, हाँ, आपकी बात सच है। जगमोहन भी अन्य पुरुषों की तरह धोखेबाज, विश्वासघाती, स्वार्थी, केवल मीठी मीठी बातें करने वाला अथवा आत्म केंद्रित पुरुष निकला। अनेक पुरुषों को निकट से जानने
उनके संपर्क में आने तथा उनका अपने प्रति व्यवहार देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि सारी पुरुष जाति दोषों से भरी है। नारी के प्रति सबका दृष्टिकोण और व्यवहार एक जैसा है। सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कोई सज्जन नहीं, कोई सहृदय नहीं, कोई भावुक नहीं। चेहरे मोहरे, शक्ल सूरत, शारीरिक गठन, वेशभूषा, जाति, धर्म, वर्ग, व्यवसाय में एक दूसरे से भिन्न, पर मूल प्रवृत्ति की दृष्टि से सब एक समान है। जैसे एक ही व्यक्ति भिन्न भिन्न मुखों पहनकर भिन्न भिन्न भूमिकाएं निभाता है। कभी देवता की, कभी दानव की भूमिका में काम करता है, कभी काली की तरह विकराल रूप धारण करता है, तो कभी हनुमान की तरह लंका जलाता है, और कभी लक्ष्मण का मुखौटा पहनकर राम की सेवा करता हुआ शक्ति के प्रहार से मूर्छित हो जाता है। उसी प्रकार पुरुष कभी दानी, कभी समाज सेवक, कभी शुभ चिंतक मित्र और कभी असहाय सहृदय पड़ोसी जैसा व्यवहार करता है, पर मूलतः सब के सब एक जैसे ही है। स्वार्थी, शोषक, स्त्री को भोग्या समझने वाले और मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के अंशों को जानेंगे। तब तक के लिए आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।